नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राज्य के उन सभी प्रमुख तत्वों के बारे में और जानेंगे राज्य के जो तत्व हैं वो राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनसे राज्य का उद्भव होता है, जिन तत्वों के बिना राज्य राज्य नहीं बन सकता और उन तत्वों के होने से ही एक राज्य को पूर्ण रूप से राज्य माना जाता है। आज हम इस राज्य के उन सभी तत्वों के बारे में विस्तार से इस अंक में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य के लिए इन सभी तत्वों का होना कितना जरूरी है, जिससे कि राज्य की स्थिति और बेहतर और मजबूत होती है, जिसके होने से राज्य के होने का संदेश मिलता है, जिसके होने से राज्य के होने का सूचक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चर्चा को। इससे पहले कि हम राज्य के उन सभी तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करें, हमें राज्य के शाब्दिक अर्थ के बारे में भी और उनकी परिभाषाओं के बारे में जो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मतों के अनुसार दिए हैं, उन सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें राज्य के तत्वों को समझने में और सरलता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राज्य के शाब्दिक अर्थ के बारे में। राज्य के शाब्दिक अर्थ के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि इसके अर्थ के रूप में जब हम इसकी बात करते हैं राज्य के बारे में, तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का स्टेट ही हिंदी भाषा के राज्य का रूपांतरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। राज्य के जो मुख्य तौर से हम देख पाते हैं वो यूनानी भाषा के नगर जो थे उस समय यूनानी भाषा के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इन समय में रोम में जो यूनानी समाज की व्यवस्था थी और उस समय के जो नगर थे, उनके नगर समाज की व्यवस्था थी, उसे वह पोलिस के नाम से जानते थे और इसी पोलिस को ही वह एक राज्य के नाम से उद्घोषित करते थे। और हम ये देख पाते हैं कि भारतीय जो ग्रंथ मिलते हैं हमें, भारतीय ग्रंथों में भी हमें राज्य के शब्द के रूप में उनके स्रोत देखने को मिलते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि राज्य के जो शाब्दिक अर्थ के बारे में चर्चा की जाती है वो राज्य के विभिन्न माध्यमों से हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और इसकी परिभाषाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं, राज्य की परिभाषाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो राज्य की जो परिभाषाएं हैं वो भिन्नतः दो रूपों में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, एक प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन और आधुनिक जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है, हम उनमें प्राचीन के विषय में देख पाते हैं कि अरस्तु जो है राज्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि परिवार और ग्रामों का जो समुदाय था वह खुशी से रहता था और अपने में खुशहाल जीवन के लिए जो उन्होंने व्यवस्था बना रखी थी उसी को राज्य कहा जाता था। परंतु हम देखते हैं कि सिसरो ने जो है समुदाय के परस्पर लाभ और उपयोग के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी है। सेंट ऑगस्टाइन ने भी राज्य को जो है एक समझौते द्वारा निर्मित किया हुआ माना है और कहते हैं कि राज्य जो है एक व्यक्तियों द्वारा समझौते द्वारा ही उसका करार किया गया है और राज्य को बनाया गया है। तो इस प्राचीन के तौर पर हम देखते हैं कि तीन परिभाषाएं जो हैं अलग अलग विचारों से हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अगर हम आधुनिक परिभाषाओं की बात करें तो इस परिभाषाओं में मुख्य तौर से हमारे दो विचारक डॉक्टर गार्नर और फिलीमोर जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं और इनकी जो दी गई परिभाषाएं हैं वही सर्वमान्य मानी जाती है। इन्होंने जो है चार प्रकार के जो है वह परिभाषाएं दी हैं एक राज्य के रूप में। इनकी परिभाषाएं जो है मुख्यतः चार तत्वों के रूप में हमारे सामने आती है। जो राज्य के ये चार तत्व बताते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य का समुदाय जो है एक व्यवस्थित हो और वह एक निश्चित भूभाग पे निवास करता हो, जिसमें एक प्रदेश के लोग हों और स्थायी तौर पर वह एक सीमा में निवास करते हो और साथ ही उनकी आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता पूर्णतः संप्रभु के हाथों में हो और वह उन पर किसी भी आंतरिक तौर पर या बाहरी तौर पर दबाव की स्थिति ना हो। और उसकी स्थिति जो उन्होंने चौथा दिया है वह है राजनीतिक संगठन।
और उस राज्य में एक बेहतर राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो राज्य के लोगों के रूप में बेहतर कार्य करे और लोगों के जीवन को और बेहतर कर सके। इस विषय में हम देखते हैं कि यह जो है हमारे समक्ष प्राचीन और आधुनिक तौर पर हमने इनकी परिभाषाओं के बारे में जानने का प्रयास किया है। हम राज्य के तत्वों के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि राज्यों के तत्वों के रूप में जो प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमारे समक्ष आती है राज्य के लिए जो सबसे अहम जरूरी है वो है जनसंख्या। किसी भी राज्य के तत्व के रूप में उसकी जनसंख्या का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य के तत्व के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है वह है जनसंख्या। जनसंख्या के बिना किसी भी राज्य का उदय माना ही नहीं जा सकता। जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। बिना जनसंख्या के किसी राज्य की उत्पत्ति करना यह अपने आप में भी एक शोचनीय व्यवस्था है। एक जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या या अलग ज़्यादा कम, इस पर जो है अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। जनसंख्या के संदर्भ में जो है अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मतों द्वारा बताया है कि जनसंख्या कितनी हो। किसी भी राज्य के लिए एक जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु उस जनसंख्या का मात्रक क्या है, उस जनसंख्या को कैसे मापा जाए कि किसी राज्य के लिए कोई जनसंख्या ज़्यादा अच्छी है या कम जनसंख्या। किसी भी राज्य के लिए कोई अगर जनसंख्या है तो वो जनसंख्या कितनी होती है। हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि रॉबिन क्रूसो और फ्राइडे। रॉबिन क्रूसो जो है एक टापू का मालिक होता है और राजा होता है, और फ्राइडे जो है उसका नौकर होता है। यह दोनों जो है एक टापू पे रहते हैं। एक टापू पे रहने के कारण जहाँ तक रॉबिन क्रूसो की जो है पहुँच होती है, उस टापू पे जहाँ तक उसकी पहुँच होती है उस पूरे टापू का जो है ये राजा होता है और मालिक होता है, और साथ ही इसका नौकर फ्राइडे। परंतु बात यह है कि उस टापू पे केवल ये दो लोग ही रहते हैं। तो क्या ऐसे टापू को एक राज्य के तौर पर हम मान सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल दो आदमियों या दो चार आदमियों की संख्या को राज्य के रूप में हम संदर्भित नहीं कर सकते। राज्य के लिए एक निश्चित जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी जनसंख्या जिससे कि प्रोफेसर गार्नर कहते हैं कि शासक और शासित के रूप में एक जो है स्पष्ट विभाजन हमारे समक्ष प्रस्तुत हो पाए। गार्नर कहते हैं कि यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि शासन कौन कर रहा है और प्रजा जो शासित है वह कौन है। अगर इन दोनों के बराबर में जो भेद ही नहीं मिल पाएगा तो वह राज्य नहीं माना जा सकता। हम देखते हैं कि एक ही राजा है और एक ही नौकर है, तो केवल दो लोगों की उत्पत्ति से एक राज्य का हो जाना ऐसा कैसे माना जा सकता है। डॉक्टर गार्नर है वो कहते हैं शासक शासित में स्पष्ट जो है विभाजन साफ तौर पे हमारे समक्ष होना चाहिए। वहीं हम देखते हैं प्लेटो जो है एक आदर्श नगर राज्य के लिए 5040 नागरिकों की ज़रूरत को महसूस करते हैं, और अपनी पुस्तक रिपब्लिकन में वो इस बात का जिक्र भी करते हैं और कहते हैं कि 5040 नागरिक जो है एक आदर्श राज्य के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना ही होना चाहिए। और वहीं हम इनके शिष्य अरस्तु को देखते हैं तो अरस्तु कहते हैं कि जो भौतिक संसाधन है और जनसंख्या है उसका जो है उचित रेशियो होना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या में जो है और वहाँ के लोगों में जो है एक बेहतर तरीके से जो सब चीज़ें हैं वो परस्पर मिल सके। संख्या इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अत्यधिक नष्ट हो जाए। यानी कि उनका कहना है अरस्तु का कि संख्या इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे राज्य का कोई कल्पना ही ना की जाए, और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के लोगों के लिए संसाधन की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाए और उन्हें मिल ना सके। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं 100 लोगों से ज़्यादा और 1 लाख से कम की नागरिक को हम आदर्श नगर राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अगर उनकी संख्या 100 से कम है तो वो नगर राज्य नहीं हो सकते, और 1 लाख से ज़्यादा है तो भी हम उसे नहीं कह सकते। यह जो श्रेणी है अरस्तु द्वारा दी गई है, 100 से 1 लाख के बीच में नागरिक होने चाहिए। वहीं हम देखते हैं रूसो जो है जनसंख्या के संदर्भ में कहते हैं 10,000 लोगों का समूह एक राज्य को बनाने के लिए बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि परिस्थितियां जो है उस समय की बहुत ही अलग थी। उस समय जो छोटे छोटे नगर राज्य थे तो वहाँ पर संख्या की दृष्टि से अलग अलग जो उस समय के विचारक थे उन्होंने छोटी छोटी संख्याओं पर जोर दिया। लेकिन आधुनिक समय में जो है परिस्थितियां बदल गई हैं। हम चीन के संदर्भ में देखते हैं इनकी आबादी कहीं ज़्यादा है, और वहीं भारत भी आबादी की संख्या में बहुत आगे है। वहीं अगर हम
मेरिनो की बात करें तो इसकी संख्या 5 अंकों से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाई है। तो और राज्य के तत्व के रूप में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राज्य के तत्व के लिए उसकी जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। जो कबीलों का जो संस्था थी उसे हम राज्य नहीं कह सकते, वह एक राज्य के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो निश्चित भूभाग की इकाई थी वो नहीं थी उसमें। तो निश्चित भूभाग का होना बहुत जरूरी है। निश्चित भूभाग के प्रदेश में हम देखते हैं कि इजराइल की जब स्थापना की गई तो सारे यहूदियों को ऐसा लगा और उन्हें ऐसा पूरा गौरवान्वित हो गए कि उनके लिए एक राज्य की जो है स्थापना हो गई है, और सारे यहूदी जो थे इजराइल की तरफ लौट आए। जबकि अगर हम देखते हैं तो वो सारे यहूदी जो थे वो जनसंख्या के तौर पे सब अलग अलग भागों में बटे हुए थे इजराइल की स्थापना से पूर्व। परंतु जब इजराइल की स्थापना हो गई तो हम देखते हैं कि उसे एक निश्चित भूभाग के रूप में जो है उसकी स्थापना कर दी गई। तब सारे यहूदी जो थे इजराइल की तरफ लौट आए। और साथ ही हम देखते हैं कि भूमि के रूप में रूस के पास जो है पूरी धरती का जो है छठा हिस्सा अकेले रूस के पास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है रूस के पास है भूमि के तौर पर। भूमि के विषय में कोई निश्चित विचारकों का मत नहीं है कि भूमि का क्षेत्रफल कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए। उनका मत इतना ही है कि वहाँ पर भूमि जो है वो भौतिक संसाधनों से इतनी भरपूर होनी चाहिए कि वहाँ की जनसंख्या के द्वारा उपयोग की जा सके। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ की भौतिक संसाधन जो है वो खत्म हो जाए और वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाए। तो इससे क्या है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भौतिक संसाधनों का होना उस भूमि पर एक सामाजिक और गतिशील जो है राज्य की कल्पना को निश्चित करता है। हम देखते हैं कि उसका जो भूमि है, वह भूमि की जो टेरिटरी है, उसका जो क्षेत्र है वह एक जगह ही होना चाहिए। मतलब अगर आपकी भूमि यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ जाके ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी थोड़ा हिस्सा यहाँ पर है आपके राज्य का, थोड़ा हिस्सा यहाँ पर राज्य है और बीच में दूसरा राज्य है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर यहाँ का दूसरा राज्य यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पे दूसरा राज्य स्थापित है और यहाँ पे एक दूसरा राज्य स्थापित है, यहाँ पे दूसरा राज्य है, तो हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के उदाहरण के रूप में। जब हम पूर्वी पाकिस्तान को देखते हैं जो कि यहाँ पे बसा है और जो पाकिस्तान है वो इधर बसा है, तो 1971 की जो युद्ध हुई, जो बांग्लादेश का जो उद्भव का कारण बना, वह यह भूमि इस तरह के कारण बना। अलग अलग भूमि का होना नहीं होना चाहिए। भूमि जो है एक स्थायी तौर पर एक जगह ही होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग में। अलग अलग स्थिति में अगर दो देशों की भूमि है तो वो हमेशा ही अपरिवर्तनीय है और कभी भी उसे दूसरे राज्यों द्वारा या वहाँ की सरकारों द्वारा उसे अलग करने का प्रस्ताव समय समय पर देखने को मिलता है। हमें पाकिस्तान के उदाहरण के संदर्भ में समझ सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो भूमि है, भूमि जो है जल में भी, भूमि का जो है जल में भी सीमाएं जो हैं राज्य की वो लगती है। जल में 3 मील दूर तक जो है उसके सीमा राज्य की सीमा के तौर पर हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। परंतु वहीं कुछ राज्यों का मानना है वो क्या 12 मील तक भी अपने राज्य को उसकी सीमाओं के भीतर मानते हैं। हम देख पाते हैं कि आकाश आयु के तौर पर भी एक जो है उसकी सीमा को प्रदर्शित किया जाता है, परंतु इसकी कोई खास निश्चित सीमा तय नहीं की गई है। ये जो है तय होती है वहाँ की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी पर, वैज्ञानिक तकनीक पर। वैज्ञानिक तकनीक कितनी है इस पर ही यह संदर्भित होती है कि उस राज्य के जो है वो कितना अधिक मूल्यवान है। उस राज्य की तकनीक के आधार पर ही हम उसके भूभाग को देखते हैं। तो दूसरी इकाई जो राज्य के तत्वों के रूप में हमारे सामने आती है वह है भूमि। एक प्रदेश का होना बहुत जरूरी होता है राज्य को राज्य बनने के लिए। सरकार जो है राज्य के तत्व में तीसरे तत्व के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। सरकार का होना किसी भी राज्य के लिए बेहद जरूरी है। वहाँ की गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक राजनीतिक संस्था जो लोगों के कार्यों को करेगी और लोगों के भलाई के कार्यों के लिए अपने कार्यों को कार्यान्वित करेगी, क्रियाकलापों को करेगी, ऐसे विधि निर्माताओं को, कानूनों को लोगों तक पहुंचाएगी जिससे जनता का बहुत ही लाभ होगा। और ऐसी स्थिति में सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। यह सरकार जो है अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। सरकार या तो एकात्मक व्यवस्था हो सकती है किसी राज्य की अध्यक्षीय व्यवस्था हो सकती है, किसी राज्य की संघात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है और किसी राज्य की संसदीय व्यवस्था भी हो सकती है।
इस संदर्भ में हम देखते हैं कि राज्य के जो विभिन्न फॉर्म्स हैं वह हो सकते हैं, उसमें में से कोई सी भी एक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। अगर राज्य के तत्व के रूप में उसे प्रदर्शित करना है, राज्य के तत्व के रूप में सरकार का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नागरिकों के लिए सरकार का होना बेहद ज़रूरी माना जा सकता है। सरकार का होना बहुत आवश्यक है, परंतु जो राज्य के लिए सरकार का होना बहुत आवश्यक है, परंतु सरकार के लिए राज्य का होना ना होना बराबर है। लेकिन अगर राज्य है तो उसके लिए सरकार की जो व्यवस्था है राजनीतिक संगठन के तौर पर वो हमारे समक्ष होनी चाहिए। ऐसे में हम देख पाते हैं ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण, जिस समय वहाँ पे कोई भी राज्य व्यवस्था नहीं थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, परंतु फिर भी ग्रेट ब्रिटेन जो है उस समय अपनी सारी क्रियाकलापों को अलग अलग ढंग से जो है वहाँ से आदेशित करता था और अलग अलग जगहों पर उसे संचालित किया जाता था। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि सरकार के लिए जो है, एक राज्य के लिए जो है सरकार जो होना बहुत ज़रूरी है, परंतु सरकार के लिए राज्य हो ये ज़रूरी नहीं है। ब्रिटेन के उदाहरण के समक्ष समझ सकते हैं। वहीं जो राज्य का जो है चौथा जो तत्व है वो बहुत ज़रूरी है, वो है संप्रभुता। संप्रभुता के बिना जो है इन तीनों की जो बात की है, जनसंख्या हो, भूमि हो या सरकार हो, यह तीन अगर किसी राज्य में है और संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं रह जाता। इस राज्य के लिए संप्रभुता का होना बहुत ज़रूरी है। संप्रभुता से तात्पर्य लिकोक कहते हैं, लिकोक जो विचारक हैं वो कहते हैं कि एक जो वहाँ की जो जनता है और वहाँ का जो प्रदेश है वह एक राजनीतिक जो बाहरी संगठन है, राजनीतिक किसी बड़ी राजनीतिक संगठन के दबाव में आकर अपने आंतरिक और बाह्य जो उनकी जो नीतियां है उससे प्रभावित ना होते हुए अपनी स्वतंत्र नीतियों से चलता है, वह ही संप्रभुता कहलाता है। इस स्थिति में संप्रभुता का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। प्रोफेसर बिलोबी कहते हैं, प्रोफेसर बिलोबी जो है राज्य के एक आवश्यक तत्व के रूप में इन चारों के तत्वों को तो मानते ही हैं। वो कहते हैं जनसंख्या, सरकार, भूमि और संप्रभुता तो है, लेकिन इसके अलावा एक पांचवा अंग भी है, वो है आज्ञा पालन। किसी भी प्रजा के रूप में उसका आज्ञा पालन करवाना बेहद ज़रूरी है। ये प्रोफेसर बिलोबी जो है अपना पांचवा तत्व इसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से जो राज्य के तत्वों के सामने आते हैं वो मुख्य रूप से चार होते हैं, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। यह चार चीज़ें हैं जिनसे मिलकर राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है और एक राज्य होने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के अंक में हमने राज्य के उन सभी तत्वों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया। तो आज की वीडियो थी राज्य के तत्वों के बारे में। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने मित्रों में इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अंत में जाते जाते शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।